चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम द पार्ट ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो हम चैप्टर 8 की बात करें, हाउ द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो हम इसके अंदर बात करेंगे कि नॉर्मली किस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। राइट, तो अगर हम बात करें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिप्रोडक्शन है क्या। अगर हम इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें, देन व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो लिविंग बीइंग होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं न्यू इंडिविजुअल्स। जैसे वो हैं वैसे ही नए इंडिविजुअल्स को वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे ऑफ सेम स्पीसीज। जैसे सेम स्पीसीज से मतलब है, जैसे अगर कोई ह्यूमन है तो वो जो अपने ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा वो क्या होंगे, वो भी एक ह्यूमन होंगे। यानी कि वो भी क्या होंगे, एक ह्यूमन ही होंगे। जैसे डॉग जो है, उसका जो बच्चा होगा ऑफ स्प्रिंग होगा, वो भी क्या होगा, डॉग होगा। तो वो अपने जैसे इंडिविजुअल्स को, जो नए इंडिविजुअल्स हैं उनको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। उसे क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है कि नेसेसरी है फॉर द सर्वाइवल एंड इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज। यानी कि किसी भी स्पीसीज के लिए अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारा रिप्रोडक्शन। तो जब रिप्रोडक्शन होगा, जैसे सपोज करें एक टाइम पीरियड के बाद, जैसे सपोज करो कोई ह्यूमन बीइंग पैदा हुआ और एवरेज एज 60 तक अगर वो जीता है, और उसके साथ बाद उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये क्या है, उसका एक लाइफ स्पेन है। ठीक, अब लाइफ स्पेन जो है वो 60 ईयर का है। तो नॉर्मल हमने एवरेज मान रखी है, इंडियन एज की जो एवरेज एज है वो क्या है, 60 है। तो हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो अगर वो 60 ईयर्स के बाद अगर मरता है, यानी कि उसकी डेथ होती है, तो उसके बाद क्या है, उसके आगे ह्यूमन बीइंग की जनरेशन को कौन प्रोसीड करेगा। तो जो यहाँ पर 60 से 25 के बाद जो वो अपने बच्चे पैदा करेगा, यानी कि जिसको बोलते हैं हम ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग, इससे क्या रहेगी, लाइफ कंटिन्यू रहेगी। यानी कि ह्यूमन की जो रेस है वो क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि एक के बाद एक नई जनरेशन स्टार्ट हो रही है इन बिटवीन। ठीक, तो इससे क्या होता है कि सर्वाइवल के लिए और इंक्रीज करने के लिए अपनी पॉपुलेशन, स्पीसीज क्या करती हैं, वो रिप्रोडक्शन का सहारा लेती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं। तो ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, देयर पॉपुलेशन डिक्रीजेस एंड स्पीसीज विल एक्सटिंक्ट। यानी कि अगर ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस करना ही बंद कर दें या फिर उसमें कमी आ जाए, जैसे सपोज करें दो लोग हैं, अगर वो सिर्फ एक ही ऑफ स्प्रिंग को पैदा करते हैं, यानी कि एक ही बच्चा होता है उनके यहाँ पर, तो इस तरीके से क्या होती है, जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन क्या करेगी, डिक्रीज करना शुरू करेगी। और इस तरीके से एक दिन क्या आएगा कि पॉपुलेशन पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी और पूरी की पूरी वो स्पीसीज क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। ठीक, तो इसका एक बेसिक रीजन होता है जिसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको समझना पड़ेगा उन पॉइंट्स को कि वाई कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब बात समझते हैं कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट कार्बन कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। क्या ऑर्गेनिज्म अपने जैसे कार्बन कॉपी बनाते हैं। तो तुमको समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए। ये क्या है, ये है तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल, टिक मटेरियल। और ये जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होता है। ठीक है, और ये ट्रांसफर होता है जिससे क्या होता है, एक नई जो जनरेशन आएगी उसके अंदर क्या होगा, यही क्रोमोसोम्स जाएंगे दो, एक मेल पार्टनर से और दूसरा फीमेल पार्टनर से होके, उनका जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जीन्स होंगे, या हम बोलेंगे डीएनए होगा, जेनेटिक मटेरियल, वो ट्रांसफर हो जाएगा अपनी अगली जनरेशन में, यानी कि जनरेशन 1 में, या हम इसको बोलें जनरेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा, जनरेशन 2 के अंदर। ठीक है, इस डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म। तो ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में रहते हैं इसके अंदर, न्यूक्लियस ऑफ द सेल के अंदर, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसफर करने के लिए करेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग। यानी कि जो भी करेक्टर होगा, करेक्टर जैसे फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन के जो बच्चे होंगे ऑफ स्प्रिंग होंगे, उनके बच्चे उन्हीं जैसे होंगे। ठीक, तो ये करेक्टर कैसे जाएंगे, ये जाएंगे थ्रू द डीएनए। ठीक, अगर हम बात करें किसी डॉग वगैरह के बारे में,
तो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती है ना, जिनको जैसे सपोज करें आप इसको ऐसे तरीके से समझते हैं कि जैसे सपोज करें जो मेल होते हैं ना उनके रिप्रोडक्टिव सेल को बोलते हैं हम स्पर्म। ठीक है, स्पर्म कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और जो फीमेल होती है उसके अंदर होते हैं ओवा, जिसमें स्पर्म जो है वो मोटाइल है। मोटाइल का मतलब होता है ये चल सकता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, लेकिन जो ओवल जो ओवा होते हैं, जो ओवम होते हैं, जिसको एग भी बोलते हैं, ठीक, ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये चल नहीं सकते। तो ये क्या करेंगे, ये एक जगह पर चिपके रहेंगे, स्टिक रहेंगे। तो यहाँ से क्या करेगा, ये जो स्पर्म जाएगा और ये इस पर अटैक कर देगा, मतलब एक तरीके से उसके साथ क्या करेगा, अब फर्टिलाइज कर देगा उस एग को। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं जो प्रोड्यूस करती हैं दो कॉपीज ऑफ डीएनए, जिसके अंदर सेपरेट क्या होंगे, टू सेल्स होंगे। अब ये डीएनए कॉपीज जो होंगी वो क्या करेंगी, डीएनए कॉपीज विल सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर, यानी कि सिमिलर तो होती है लेकिन कंप्लीटली एक जैसी नहीं होती। देन लेट्स से कि जब यहाँ पर 50% जो करेक्टर होता है ना, 50% करेक्टर, यहाँ से जो 50% करेक्टर होगा वो आएगा मेल पार्ट से, और 50% करेक्टर आएगा फीमेल से। तो ये 50-50 जो होता है ये 100% हो जाता है। तो यहाँ पर याद क्या रखना है हमको, जो खास तौर से ध्यान रखना है कि जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होंगे, जो न्यू इंडिविजुअल होंगे, दे हैव स्लाइटली वेरिएशंस। वेरिएशंस क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ करेक्टर्स हो रही है। ठीक है, फ्रॉम देयर पेरेंट्स। क्यों, क्योंकि दो तरह के करेक्टर में से जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग करेक्टर्स होंगे वही हमको दिखाई देंगे न्यू बॉर्न के या ऑफ स्क्रीन में। दिस इज बेसिस ऑफ द वेरिएशंस एंड एवोल्यूशंस इन द स्पीसीज। और यही एक वेरिएशन यानी कि बदलाव, और दूसरा उनमें विकास जो होता है, यानी कि जो डेवलपमेंट हो रहा है एक तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो नई स्पीसीज का एक मेन कॉन्सेप्ट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ द वेरिएशन, कि भाई वेरिएशन किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। वेरिएशन भी इंपॉर्टेंट क्यों है, लेट्स से तुम इसका अंदाज़ा इस बात से लगाओ, जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो बियर्स के बारे में। ठीक, बियर्स नॉर्मली अगर हम दो कैटेगरी बनाएं तो एक होते हैं हमारे ब्राउन बियर, ठीक, और एक होते हैं ब्राउन के साथ एक देखे होंगे आपने ब्लैक, ठीक है, और एक होते हैं हमारे वाइट बियर। ठीक, जो कहाँ रहते हैं, ग्लेशियर्स में। तो एक तो ग्लेशियर्स में रहने हो गए, और ब्राउन और ब्लैक आ गए। ब्राउन जो बियर होते हैं नॉर्मली ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं और ड्राई एरियाज में। ठीक है, नॉर्मली ड्राई एरियाज में। ठीक है, और ड्राई कैसे हो सकते हैं, या तो ये आइसी ड्राई हो सकते हैं, या फिर इन्हीं को बोल सकते हैं कि वो जो डेजर्ट वाले ड्राई होते हैं। ठीक है, डेजर्ट वाले ड्राई होते हैं। और दूसरी बात करें ब्लैक, ब्लैक पाए जाते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पर ये ड्राई एरिया में भी होते हैं थोड़े से, और थोड़े लाइक हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट हो। ठीक, तो हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के एरियाज की बात कर सकते हैं यहाँ पर। और जो ब्राउन वाले बियर मिलेंगे वो तुमको मिलेंगे थोड़ा सा ऊपर जाकर पोल्स की तरफ। ठीक है, और पोलर बियर जो होते हैं वो मिलते हैं आपको बिल्कुल ग्लेशियर के पास, यहाँ पे पोलर बियर पोल्स के पास ही वाले जो होते हैं। ठीक, जैसे रशिया वगैरह में जो देखोगे तुम, ये तुमको ब्राउन वाले मिल जाएंगे। इंडिया में देखोगे तो इंडिया के अंदर तुमको मिलेंगे सब ट्रॉपिकल होने की वजह से ब्लैक वाले बियर्स। फिर ये आ गए वाइट वाले। अब इनकी बॉडी के अंदर ये जो इनके एंसेंटर्स थे वो क्या है, सेम है, सब एक ही तरह के वेयर से डेवलप हुए। अब हुआ क्या है इनके अंदर कि जो जैसे इन्वायरमेंट में रहा उसके अंदर वैसे वेरिएशंस आए, जिसकी वजह से वो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्टेबल हो गया। ठीक, तो ये वेरिएशन इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये किसी भी स्पीसीज को सर्वाइवल सिखाते हैं कि वो किस तरीके से किस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए इफिशिएंट हो जाए। तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन क्या होता है, जो कॉपीज होती हैं डीएनए की, रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट मेंटेनिंग द बॉडी डिजाइन एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन द एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट, यानी कि किस इन्वायरमेंट के अंदर वो सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे अगर हम पोलर बियर की बात करें, यानी वाइट वाले बियर्स की बात करें, तो ये पोल्स पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ठंडा इलाके होते हैं। और उन ठंडे इलाकों में जो तुमको बेसिक चीज़ मिलेगी, वो बेसिक चीज़ ये होगी कि वो एनिमल्स जो इन ठंडे इलाकों में रह रहे हैं, वो उनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फैट पाया जाता है। जो फैट क्या रखता है, उनकी बॉडी को गर्म रखता है, जिसकी वजह से वो ठंड से बचे रहते हैं।
और वो सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन सिमिलर कंडीशन अगर इतनी ही फैट हमारे पास इन नॉर्मल वेयर में पाई जाए जो गर्म इलाकों में रहते हैं, तो देन यू थिंक अबाउट इट कि उनके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, अब बात करें बट इन्वायरमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू चेंजिंग इन टेम्परेचर। अब हम देखते हैं कि भाई हर जगह का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या आ रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वाटर लेवल ऊपर नीचे हो रहा है। If organism cannot adjust themselves to change according to the environment, then species will extinct। यानी कि अगर कोई चीज़ अपने आप को बदले ना टाइम के साथ, तो वो क्या होती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ठीक, और वो मोस्टली जितने भी स्पीसीज है, जैसे डायनासोर खत्म क्यों हुए, ठीक, उसका मेन रीज़न क्या था, मैमथ जो होते थे पुराने वाले, जिनके बहुत जो एलिफेंट्स होते थे, जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े बाल होते थे, वो खत्म हो गए जस्ट बिकॉज के टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, देयर आर वेरिएशंस इन सम इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीसीज, दे मे बी एबल टू सर्वाइव चेंजेस इनटू एनवायरनमेंट। क्योंकि कुछ जो वेरिएशंस होते हैं उसकी वजह से सिर्फ कुछ ही एनिमल्स के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाते हैं, और बाकी के जो होंगे वो टाइम के साथ क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो सिर्फ वही जी पाएगा जिसके अंदर इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को सर्वाइव करने की कैपेबिलिटीज होंगी। तो so variations in the species is necessary for the survival of the different species and for the evolutions of the species। यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल, जो वेरिएशंस है, और फॉर द डेवलपमेंट, यानी कि एक स्पीसीज के अंदर जो इंटरनल डेवलपमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो, टाइप्स को समझना बड़ा ही ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये दो तरह का होता है। एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस आसेक्सुअल को हम पढ़ते हैं जिसके अंदर कोई भी न्यू इंडिविजुअल जो फॉर्म होगा, ठीक, वो प्रोड्यूस होता है किसी एक सेल से या किसी सिंगल पेरेंट से। यानी कि कोई एक सिंगल पेरेंट्स होगा, पेरेंट्स, उसकी वजह से क्या होता है, एक न्यू बॉर्न पैदा होगा, न्यू इंडिविजुअल। अब खास बात क्या है इस न्यू इंडिविजुअल के अंदर, कि ये जो सिंगल पेरेंट से होते हैं ये एकदम कॉपी होते हैं, कॉपी, सेम, दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी कि जैसा पेरेंट्स वैसे ही उसका न्यू इंडिविजुअल, यानी कि इनके अंदर वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे ऐसे। लेकिन अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, इसमें क्या होता है, इसमें दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं जिससे कि वो एक न्यू प्रोड्यूस करते हैं। अब जो इसके अंदर दो इंडिविजुअल हैं, इसमें से 50% जो करेक्टर आएगा वो एक स्पीसीज से आएगा, एक पार्टनर से, और 50% आएगा दूसरे पार्टनर से। लेट्स से मेल से आ गया 50% और फीमेल से आ गया 50%। अब इनसे जो बनेगा वो 100% का एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब इसमें वही करेक्टर शो करेंगे जो कौन से होंगे, डोमिनेटिंग होंगे, डोमिनेटिंग करेक्टर होंगे। और साथ में जो सबसे खास बात है डोमिनेटिंग के साथ, कि जहाँ पर उसके जो डोमिनेटिंग के साथ साथ जो सस्टेनेबल होंगे, जो उसको सरवाइव करने में हेल्प करेंगे, वो करेक्टर क्या होंगे, आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात कर देते हैं हम आसेक्सुअल की। तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कौन कौन से तरीके से है, तो एक होता है फिजन। फिजन के अंदर कोई सेल्स टूट के दो बना लेती है, बर्डिंग, एक बर्ड बनेगी एक सेल के अंदर और फिर टूट के अलग हो जाएगी और उससे नया इंडिविजुअल बन जाएगा। रीजनरेशन, अगर हम किसी चीज़ को काट दें, ठीक है, तो उससे रीजनरेट होकर नई बन जाए। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन चीज़ें छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाए। फिर स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि किसी भी चीज़ का एक स्पोर बन जाए, उसके बाद फिर नया वाला इंडिविजुअल बने। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं उससे एक नई स्पीसीज बनकर तैयार हो जाए। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बाइनरी फिजन्स की। इसमें क्या होता है, कोई एक सेल होती है, ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल क्या करेगी, टूट के दो सेल्स में बढ़ जाएगी। यानी कि यहाँ पे बाइनरी मतलब दो सेल्स में बढ़ गई है। ठीक, ये दो सेल्स फिर धीरे धीरे डेवलप होंगी, फिर ये दो सेल्स में बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रही है, एक सेल से दो सेल्स बन रही है, यानी कि दो डॉटर सेल्स बन रही है। ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है अमीबा के अंदर, इसको बाइनरी फिजन्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो आता है हमारा, उसको हम बोलते हैं सिस्ट फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ सेल्स इन अ पैरासाइट। ठीक, इसके अंदर क्या होता है कि कोई एक सेल होगी, वो किसी पैरासाइट की तरह बिहेव करेगी, ये पहुंचेगी किसी सेल में और फिर इसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे। ठीक है, बहुत सारे डेवलपमेंट,
और फिर ये क्या हो जाएंगे, इंडिविजुअली एक दूसरे से अलग होकर फैल जाएंगे। तो इस तरह के फिजन्स को क्या बोलते हैं, सिस्ट फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, अगला आता है ये सवाल है, इसको बोलते हैं बडिंग। ये है तुम्हारे बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि एक छोटी सी बर्ड निकलती है, वो बढ़ती जाती है और वो डेवलप हो जाती है एक नए इंडिविजुअल में, और फिर वो यहाँ से टूट के अलग हो जाएगी, इस जगह से टूट के अलग हो जाएगी। फिर ये जो बन के आया है ये अलग डेवलप होगा, और ये अलग डेवलप होगा, और ये अलग डेवलप होगा। तो एक ही बंदे से दो फ्रेगमेंट हो गए, और वो बडिंग के थ्रू जो बर्ड बनी थी उससे नया बन गया। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये वाला जो है इसको बोलते हैं हम रीजनरेशन। रीजनरेशन। ठीक, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि जैसे सपोज करो ये आपके पास है, इसको आपने तीन हिस्सों में तोड़ दिया। ठीक, अब ये तीसरा हिस्से, ये तीन हिस्सों जो है ना, तीनों अपने आप को एक पूरे पूरे इंडिविजुअल में डेवलप कर लेंगे, इसको बोल देंगे हम रीजनरेशन। ठीक है, इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज करें कोई एक लकड़ी है, जैसे सपोज करें ये लकड़ी है, हमने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये जितने पार्ट्स में डिवाइड होगा ना, वो फ्रेगमेंट अलग अलग क्या करेंगे, प्लांट में या उस ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। ये जो बचा है यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ठीक, इसमें क्या होता है, यहाँ पे कोई एक ये है, ठीक, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे, फिर वो टूट जाएगा, उससे बहुत सारी सेल्स निकलेंगी, और वो सेल्स इंडिविजुअली डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पोर फॉर्मेशन का डेवलपमेंट होता है। फिर बात करते हैं वेजिटेटिव। वेजिटेटिव के अंदर आते हैं ये वेजिटेटिव टेटिव प्रोपगेशन। प्रोपगेशन, इसमें क्या होता है कि कोई एक इंडिविजुअल पार्ट लिया हमने, वो क्या करेगा, एक पूरे प्लांट के अंदर डेवलप हो जाएगा। अगर हम उसको काट के अलग अलग कर दें तो पूरे प्लांट के अंदर क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लेट्स से थोड़ा सा डिटेल पढ़ देते हैं हम फिजन के बारे में। हम जानते हैं फिजन क्या होता है कि भाई कोई एक सेल है, ठीक है, वो टूटेगी और दो डॉटर सेल बना लेगी, तो इससे दो सेल्स बन रही है, दैट्स वाई इसको बोलेंगे हम बाइनरी फिजन। तो फिजन में क्या होता है कि ये एक असेक्सुअल का एग्जाम्पल है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, विच यूनिसेलुलर जो होते हैं, यानी कि ये क्या थे, यूनिसेलुलर था, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डिवाइड कर जाते हैं टू फॉर्म टू और मोर न्यू इंडिविजुअल सेल्स। ठीक, तो फिजन इज ऑफ टू टाइप, जिसमें एक होता है बाइनरी फिजन जिसमें सिर्फ दो सेल्स बनती है, और एक होता है मल्टीपल फिजन जिसके अंदर दो से ज्यादा सेल्स बनती है। ठीक है, तो इसको बोल देंगे मल्टीपल। अब आता है बाइनरी फिजन की बात कर लेते हैं। बाइनरी फिजन इन दिस मेथड एक ऑर्गेनिज्म जो होगा वो डिवाइड करेगा अपने आप को फॉर्म करने के लिए टू इंडिविजुअल्स। फर्स्ट न्यूक्लियस क्या करेगा, सेल के अंदर ही डिवाइड होगा, यानी कि सबसे पहले क्या होता है कि ये जो सेल है, इसमें जो न्यूक्लियस है, वो सबसे पहले क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा, यूं करके बड़ा हो जाएगा। फिर वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यूं करके कंट्रैक्शन बनेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर क्या होगा कि ये दो पार्ट क्या करेंगे, एक दूसरे के सेल जो है इस तरीके से आ जाएंगे, तो एक न्यूक्लियस इधर है एक इधर। फिर क्या करेगा, ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, अलग अलग चले जाएंगे। इस तरीके से क्या होती है, दो सेल्स बन जाती हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियस से स्टार्ट होती है कहानी, जो डिवाइड करता है, फॉर्म कर लेता है टू न्यूक्लियाई। देन जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड होगा और वो फॉर्म कर देगा टू डॉटर सेल्स। ठीक, किसमें पाया जाता है, यूनिसेलुलर के अंदर, जिसे अमीबा और पैरामीशियम के अंदर ये तुमको देखने मिल जाएगा। ठीक है, पैरामीशियम होता है चप्पल की तरह, एकदम जैसे जो हमारे स्लीपर्स होते हैं उसकी तरह होता है। अब बात करते हैं मल्टीपल मल्टीपल फिजन्स की बात करते हैं। तो मल्टीपल फिजन होता है जिसके अंदर कोई एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है बहुत सारी डॉटर सेल्स में, और ये पाया जाता है प्लाज्मोडियम के केस में। प्लाज्मोडियम कौन, जो मलेरिया फैलाने वाला प्रोटोजोआ है, ये प्रोटोजोआ होता है, ठीक, जिससे डिसीज जो फैलती है वो फैलती है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया पैरासाइट की वजह से होता है। ठीक, और ये किसके बाई इसका जो कैरियर है वो कौन है, वो है मॉस्किटो। ठीक है, और ये बताना है तुमको कौन सा वाला मॉस्किटो है। ठीक है, ये काम तुम्हारा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई देखो ये, फिर ये न्यूक्लियस टूटेगा, दो न्यूक्लियस अलग होंगे, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, उसके बाद सेल्स डिवाइड होगी, यहाँ से टूटेंगे, दो डॉटर सेल्स बन के आ जाएंगे। यहाँ पे ये एक सेल्स है, न्यूक्लियस है, ये बहुत सारे न्यूक्लियस में टूट जाएगा, और फिर ये सारे के सारे न्यूक्लियस क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से सेल्स अलग हो जाएंगी, और वो बहुत सारे पैरासाइट को बना देंगे। ठीक है,
अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बडिंग। बडिंग के अंदर क्या होगा, बडिंग के अंदर क्या होता है, जैसे सपोज करें प्लांट्स के अंदर छोटी छोटी बड्स बनती हैं, ऐसे सिमिलरली कुछ जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर भी छोटी छोटी बड्स बनती हैं। इसमें क्या होता है, बर्ड लाइक प्रोजेक्शन निकलेंगे, जैसे ये निकल रहा है बर्ड लाइक प्रोजेक्शन formed on the body of the organism, ठीक है। the bird develops into a new individual, और ये जो धीरे धीरे ये डेवलप होगा एक नए इंडिविजुअल में, इस तरीके से, ठीक है। then separate from the parents and forms an independent individuals, और सेपरेट होने के बाद एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल में बदल जाएगा। एग्जाम्पल इसका जो सबसे अच्छा है वो है हाइड्रा और ईस्ट, ठीक है। हाइड्रा और ईस्ट ये दोनों क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हाइड्रा के अंदर क्या होता है कि भाई देखो यहाँ से फिर ये अलग होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और ये नए दो इंडिविजुअल होंगे, ये ओल्ड वाला है और ये नया वाला है, तो इस तरीके से इनमें लगातार डेवलपमेंट चलते रहते हैं। अब बात करते हैं हम ईस्ट की। तो ईस्ट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये पूरी सेल्स रहती है, ठीक। ये क्या है, बैक्टीरियो टाइप है, बैक्टीरिया। तो ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया इसका, ये सिंगल सेल रहते हैं, इसमें एक वैक्यूल भरी रहती है और रिजर्व्स फूड मटेरियल रहते हैं उसमें फैले हुए। अब क्या होगा, न्यूक्लियस टूटेगा और आधा न्यूक्लियस टूट के चला जाएगा बड के अंदर। ये बड फिर डेवलप करेगी एक इंडिपेंडेंट सेल के फॉर्म में, और इस तरीके से क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से अलग होकर बहुत अलग अलग इंडिविजुअल बना लेंगे। अब बात करते हैं हम रीजनरेशन की। रीजनरेशन में क्या होता है कि जैसे कोई बॉडी पार्ट अगर किसी एनिमल का टूट जाए, खत्म हो जाए, तो वो दोबारा से क्या करता है, उस पूरे एनिमल को उस बॉडी पार्ट से दोबारा से जनरेट कर देता है, ठीक है। तो इस मेथड में क्या होता है कि पार्ट ऑफ द बॉडी, इफ ऑर्गेनिज्म इज कट और ब्रोकन, कैन डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। किसमें पाया जाता है, हाइड्रा के अंदर, प्लेनेरिया के अंदर और स्टारफिश के अंदर। तो स्टारफिश में तो ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, ये है तुम्हारा प्लानेरिया, ये है प्लेनेरिया, ठीक है। और ये इसमें क्या, अगर हम तीन पार्ट्स में इसको काट दें तो ये तीनों अलग अलग डेवलप हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा को अगर हम काट लें तो इसे बोलते हैं एम्प्यूटेशंस। तो इसमें फिर से जनरेशन होगा और पूरे पूरे इंडिविजुअल फिर से डेवलप हो जाएंगे, उनमें ग्रोथ होगी और वो फिर से मेच्योर हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं स्टार फिश की, तो स्टार फिश कुछ ऐसी होती है, ठीक। इसमें पाई जाती है रेडियल सिमेट्री। तो अगर तुम सपोज करो इसको यूं काट लो तो ये हो गया, और ये, ठीक है। फिर क्या करेगा, ये दोबारा से ये स्टारफिश इस कटे हुए हिस्से को पूरा कर लेंगे, और ये जो हिस्सा था यहाँ वाला वो फिर से दोबारा से एक पूरी स्टारफिश बना लेगा। इसको बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, यानी कि हिस्सों का तोड़ देना और उन टूटे हुए हिस्सों से एक नए इंडिविजुअल का डेवलप हो जाना। तो इस मेथड में क्या है, बॉडी होती है वो सिंपल मल्टी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनिज्म होता है जो ब्रेक कर जाता है अप टू स्मॉलर पीसेस। देन ऑन मैच्योरेशन द फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल, ठीक। इसका एग्जांपल है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा पाया जाता है तालाबों में, पॉन्ड्स में, नदियों में पाया जाता है नॉर्मली। स्पायरोगायरा कहाँ पाया जाता है, तालाब वगैरह में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, ये इन जगहों पे पाया जाता है, यानी पानी वाली जो जगहें होती हैं वहाँ पे स्पायरोगायरा पाया जाता है। इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, यानी कि जैसे ये है, ये न्यूक्लियस है इसके अंदर, ठीक है। ये सेप्टा है जो इसको सेपरेट करती है। फिर ये है स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, तो इसमें ये स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से भरा रहता है। अगर ये सेप्टा पे से टूट जाए तो एक अलग हो गई सेल, एक अलग हो गई, तो ये क्या करेगी, ये अलग अलग इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, कि न्यू इंडिविजुअल्स में ये डेवलप हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम स्पोर फॉर्मेशन की, ठीक। तो ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये नॉर्मली पाया जाता है जिससे प्लांट्स वगैरह होते हैं, वो कौन से वाले प्लांट्स, जो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक। तो हम उनके बारे में बात करेंगे अभी। तो मैथ स्ट्रक्चर क्या होती है, स्पायर स्पोरेंजिया जो होते हैं प्रोड्यूसेस टाइनी सेल्स कॉल्ड स्पोर्स, यानी कि इनको क्या बोल देते हैं, स्पोर्स। व्हेन द स्पोर्स कम्स इन कांटेक्ट विद मॉइस्ट सरफेस, यानी कि जहाँ पे भी थोड़ा बहुत पानी मिलेगा तो ये डेवलप हो जाएंगे किसमें, इंडिविजुअल, एक न्यू इंडिविजुअल में। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसके, राइजोपस, ठीक है, राइजोपस है, म्यूकोर है इसका एग्जाम्पल, पेनिसिलियम है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। ये पेनिसिलियम वही ड्रग है जिसका यूज किया जाता है फीवर में और एलर्जी वगैरह में, ठीक है, इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजियो फोर ये है इसका, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले डेवलप होगा ये,
फिर यहाँ पे स्पोरेंजियम बनेगा जिसके अंदर स्पोर्स बन जाएंगे। जब ये स्पोर्स ज़मीन पे या मॉइस्ट जगह पे पहुँचते हैं तो इन स्पोर्स से होता है जर्मिनेशन, और हमको नया क्या मिल जाता है, प्लांट मिल जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये स्पोर्स इस तरीके से क्या करते हैं, नए प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब बात करते हैं वेजिटेटिव। वेजिटेटिव एक बहुत नॉर्मल सी प्रोसेस है और ये आसेक्सुअल का पार्ट है, दैट्स वाई इसमें कुछ नया नहीं बन के आता, ना ही नई पीढ़ी जो होगी उसमें कोई वेरिएशन तुमको नजर आएगा, वो एक्चुअली एकदम सेम होगा जैसे पहले से था। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर रूट के बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके लगाए जाते हैं या फिर प्लांट के तने के टुकड़े करके लगाए जाते हैं, दोस्त बोलते हैं वेजिटेटिव। तो कि न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स, यानी कि छोटे छोटे जो वेजिटेशन के पार्ट थे उनसे प्लांट्स लाइक रूट, स्टेम और लीफ। ठीक है, तो जैसे रूट्स की बात करें तो ये है डालिया, स्वीट पोटैटो। ठीक, अगर स्टेम की बात करें तो पोटैटो, जिंजर, और लीफ की बात करें तो ब्रायोफाइलम और बेलगोनिया। ठीक, बेगोनिया वगैरह ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड्स, यानी कि जो सीड्स से प्रोड्यूस होते हैं उसकी कंपेयर में जो वेजिटेटिव होते हैं वो आसानी से अपने प्लांट्स वगैरह को, फ्रूट्स वगैरह को प्रोड्यूस कर देते हैं। रीज़न ये है क्योंकि जो प्लांट आपने लगाया था वो पहले से मेच्योर था। ठीक, बस उसको डेवलपमेंट होना है। लेकिन प्लांट की जब सीड आप लगाते हो तो सीड के केस में पहले उसको अपने आप को डेवलप करना होता है, सेल को मेच्योर करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको फ्रूट मिलेंगे। हेल्प करते हैं इन प्रोपगेशन ऑफ द प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड लाइक रोज, जासमीन, बनाना, यानी कि ऐसे प्लांट्स के हमेशा क्या किया जाता है, वेजिटेटिव के थ्रू के लगाए जाते हैं जिसके अंदर सीड नहीं बनते, जैसे रोज है, जासमीन है, बनाना है। Vegetative propagation can also be done artificially by cutting, layering and grafting etc. यानी कि आप इसको कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं, लेयरिंग के थ्रू लगा सकते हैं और ग्राफ्टिंग के थ्रू लगा सकते हैं। तो ग्राफ्टिंग की टेक्निक जो होती है, देखो इसमें क्या किया जाता है ग्राफ्टिंग में, कि कोई भी एक तना लेंगे और उसको मिट्टी के नीचे दबा देंगे, फिर यहाँ से निकल जाएंगे रूट्स, और वो रूट्स के निकलने की वजह से क्या होगा, वो प्लांट डेवलप कर लेगा अपने आप को। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे ये नज़र आ जाता है। देखो यहाँ पे ये दिखाया गया है लीव्स के थ्रू, लीव्स के सॉइल के कांटेक्ट में आने की वजह से क्या बन जाता है, रूट, और रूट जो होती है वो नए प्लांट्स को जन्म दे देती है। यहाँ पर ये लीव्स के कॉर्नर पे प्लांट उग रहे हैं। ठीक, यहाँ से एक नया प्लांट बन जाएगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं नॉर्मली। ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है, वो भी हम फ्लावर्स के अंदर बात करते हैं। तो फ्लावर्स क्या है, इसका सेक्स ऑर्गन है। फ्लावर्स क्या है, सेक्स ऑर्गन है। किसी भी प्लांट का सेक्स ऑर्गन क्या है, फ्लावर होता है। ठीक, अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर्स। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट के केस में जो स्टेम होता है किसी फ्लावर के अंदर, हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। लेट्स से ये कहलाता है पेंटुकल, जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, रिसेप्टिकल को। ठीक, इसके बाद ये ग्रीन कलर की जो छोटी छोटी पेटल्स होती हैं उन्हें बोलते हैं सेपल्स। ठीक, सेपल्स के बाद क्या होता है कि उसके ऊपर जो भरा हुआ अंडे जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको बोलते हैं ओवरी। और ओवरी के बीच में एक स्ट्रक्चर होती है उसे बोलते हैं ओव्यूल विद एम्ब्रियो सेक, यानी कि ये घिरा रहता है किससे, एम्ब्रियो सेक से। ठीक, फिर इस एम्ब्रियो सेक को चारों तरफ से घिरे रहते हैं कलरफुल पेटल्स, तो उनको बोलते हैं, कलरफुल जो हिस्सा है उसे बोलते हैं पेटल्स, जो अट्रैक्ट करता है दूसरे इंसेक्ट वगैरह को। ठीक, फिर उसके बाद जब हम ऊपर जाएंगे तो इसके अंदर जो ओवरी के बिल्कुल साइड से निकलते हैं फिलामेंट्स, और फिलामेंट का ऊपर लगा रहता है एंथर, तो फिलामेंट और एंथर को कंबाइनली बोलते हैं स्टेमेन। ठीक है, इसी तरीके से जो ओवरी है, ओवरी के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो होता है स्टाइल। ठीक, और स्टाइल सबसे ऊपर जाके जिसमें खुलता है उसे बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, और जो स्टाइल के साथ जो चलती है उसे बोलते हैं पिस्टल। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ पार्ट होते हैं किसी फ्लावर के अंदर जो तुमको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट किसका है। तो कहने हैं द स्टेमन, जो हम बात कर रहे थे मेल पार्ट की, एंड पिस्टल जो क्या है, फीमेल पार्ट है। याद रखना इस चीज़ को, ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है, यानी कि एक फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट होते हैं। ठीक है, फिर क्या होना है कि रिप्रोड्यूस पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो तुम्हारा ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है पोलन,
पोलन ग्रेन को, और इन्हीं पोलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं, एंथर्स, जिनमें क्या रहता है, मेल जर्म्स रहते हैं, जर्म सेल जिनको बोलते हैं मेल गैमेट्स। पिस्टल क्या है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो क्या करती है, ओव्यूल्स के अंदर रहती है। ओव्यूल कहाँ होते हैं, ओवरी के अंदर, विच कंटेन्स द फीमेल जर्म सेल्स, जिनको बोलते हैं हम फीमेल गैमेट्स। इसको क्या बोल देंगे हम, फीमेल गैमेट्स बोल देंगे। अब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से जुड़ने के बाद बनाते हैं एम्ब्रियो। ठीक, तो इसके बाद जो फॉर्मेशन होगा वो एम्ब्रियो का होगा, वो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। अब इसमें होना क्या है, इसमें सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है जिसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं हम, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के थ्रू क्या होता है कि जो तुम्हारा मेल गैमीट है वो जाता है फ्लावर के अंदर फीमेल गैमेट तक। ठीक है, किसके पास जाता है, फीमेल गैमेट के, और ये दोनों आपस में मिलके बनने के बाद क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो। क्या बना लेते हैं, एम्ब्रियो बना लेते हैं आपस में मिलने के बाद। इसी को हम समझेंगे। तो कह रहे हैं पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का, कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। स्टिग्मा तक जब पहुंचेगा तो उसको बोल देंगे हम पॉलिनेशन। स्टिग्मा क्या है, ये बॉडी पार्ट है किसका, फीमेल बॉडी पार्ट। ठीक है, तो इसे बोलते हैं पॉलिनेशन। इट टेक प्लेस बाय विंड, ये विंड के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है, और इंसेक्ट के थ्रू होता है, इवन एनिमल्स के थ्रू भी होता है। If the pollen grains are transferred from anther to the stigma of the same flower, it is called self pollination। यानी कि सेम प्लांट के फ्लावर से किसी एक सेम फ्लावर से सेम फ्लावर पे पहुंच जाए तो इसे बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। इफ इट ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर ऑफ द वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, यानी कि अगर कहानी में क्या आ जाए कि किसी एक फ्लावर के स्टिग्मा से दूसरे फ्लावर के किसी एक फ्लावर के एंथर से किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाए, देन इट इज कॉल्ड क्रॉस। इस बात को याद रखना, क्रॉस कब है, जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है। जब सेम पे है तो उसे बोल रहे हैं हम जैसे सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट के थ्रू, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, और इवन एनिमल्स के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं सेल्फ पॉलिनेशन मतलब, जैसे ये प्लांट है, ये इसका एंथर है और ये इसका स्टिग्मा है। तो अगर एंथर में से पोलन निकले और यहाँ पहुंचे तो इसे हम कैटेगरी रखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की। ठीक, अगर क्या हो, कोई एक इंडिविजुअल फ्लावर ये है, यहाँ से कोई एंथर को ये इंसेक्ट लेकर जाए और यहाँ पहुंचा दे इस दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक। ठीक है, कौन आ रहा है यहाँ से, पोलन ग्रेन। तो इसे बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं सबसे पहले, फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब होगा हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक मेल गमीट, एमजी मेल गमीट कंबाइन करता है किसके साथ, फीमेल गमीट के साथ, और बनाता है यहाँ पे जाइगोट, और जाइगोट डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम यही समझते हैं कि आफ्टर द पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा, उसमें क्या होगा, पोलन ट्यूब बनेगी। यहाँ से जो पोलन ग्रेन आया है इससे पोलन ट्यूब बनेगी। ये पोलन ट्यूब जाएगी अंदर की ओर और यहाँ से घूम के इस पे जो ये ओवरी है उसमें ओवम जो है उसे क्या करेगी, यानी कि फीमेल गैमेट्स को क्या करेगी, एक तरीके से फर्टिलाइज कर देगी, विच passes through the style and enters into the ovary and ovule. In ovule, the male germs cell, इसको हम मेल गैमेट्स बोल रहे हैं, फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट सेल, और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है जाइगोट का। ठीक है, दीज प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी कि इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं क्योंकि हमारा गैमेट जाइगोट बन चुका है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स एंड फॉर्म एम्ब्रियो, यानी कि इसके बाद क्या होगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, विच डेवलप्स इनटू शीड, और ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स, यानी कि जो ये चारों तरफ का हिस्सा है ओवरी का वो तो डेवलप हो जाएगा फ्रूट्स में, और जो अंदर वाला जो फर्टिलाइज है जो सीड बना लेगा वो क्या बन जाएगा, सीड में डेवलप हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं हम ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इनके ह्यूमन जो होते हैं, मेल जो होते हैं, इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक, तो तुमको क्या है कि ये कंसिस्ट करते हैं किसको, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी कि जो स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के बाहर थैले नुमा या सेक जैसी लटकी रहती है उसे बोलते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस।
इनका काम क्या है, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं जिनको हमने नाम दिया था स्पर्म, ठीक है। एंड हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो होता है टेस्टोस्टेरोन, यानी कि जो सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेल के वो किसके थ्रू आते हैं, वो आते हैं टेस्टोस्टेरोन के थ्रू। कंटेन अ सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम, जिसको बोलते हैं स्क्रोटम, जो सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोल देते हैं हम, स्क्रोटम बोल देते हैं, ठीक है। अब आगे क्या करना है, तो यहाँ पर ईच टेस्टिस, जो हर एक टेस्टिस है वो राइजिस करता है एक ट्यूब को जिसको बोलते हैं वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, ठीक है। इट जॉइंस इनटू द यूरेथ्रा, और ये जॉइन करती है यूरेथ्रा में, ठीक। यूरेथ्रा इनक्लोज्ड इन द मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड पेनिस, और ये क्या करता है, यहाँ से निकल के पहुंच जाता है, यूरेथ्रा होती हुई जाती है पेनिस के जाकर इंक्लोज हो जाती है, ओपन हो जाती है, ठीक है। तो ये रहे तुम्हारे टेस्टिस, ठीक है, किसी के भी टेस्टिस होंगे मेल के अंदर, और यहाँ पे क्या होंगे, स्पर्म्स वगैरह प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। यहाँ से जाते हैं ये वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से होते हुए यहाँ से होते हुए आ जाते हैं किसके अंदर, यूरेथ्रा में, और उसके बाद इंक्लोज यानी बाहर निकल जाते हैं किसके थ्रू, पेनिस के थ्रू, ठीक है। इट हैज़ एन ओपनिंग कॉल्ड जेनाइटल पोर, जिसके अंदर क्या होता है, एक जेनाइटल पोर होता है जो सेमी वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस फ्लूइड, जिसके अंदर क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और सेमिनल वेसिकल्स जो होते हैं फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, यानी कि यहाँ पर जो एक फ्लूइड होगा वो इसको चिपचिपा बनाए रखेगा, यानी कि एक स्लिपरी बनाए रखेगा, इसकी वजह से कौन कौन से, सेमिनल वेसिकल्स, और यहाँ पर आ गया प्रोस्टेट, ठीक। ये प्रोस्टेट वही है जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है मेल के अंदर प्रोस्टेट कैंसर देखने को मिलता है, ठीक है, इसी की वजह से कि इसके मतलब इसमें डिवीजन वगैरह की वजह से। और इसमें जो स्पम्प्स बनते हैं, स्पम्प्स के अंदर जो ऊपरी हिस्सा होता है इसको बोलते हैं स्पर्म, स्पर्म, या फिर इसको बोलेंगे हम मेल गेमेट्स, इसको स्पर्म बोलते हैं, ठीक। अब स्पर्म्स के पार्ट कौन कौन से हैं, तो ये वो होगा एक्रोसोम्स, ये होगा हेड, ये होगा मिड पीस, और ये हो जाएगी टेल। ये टेल ही क्या करती है, जब मोशन करती है जिसकी वजह से कोई भी स्पर्म एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है। अब बात करते हैं हम फीमेल्स पार्ट के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें पेयर ऑफ ओवरीज होती है, यानी कि दोनों सेटों में क्या आप देखोगे, आपको ओवरीज देखने को मिलेगी। ये क्या है, ओवरीज, ये और ये दोनों की दोनों क्या है, ओवरीज है, ठीक है। फिर क्या होगा इसके आगे कि जो ओवरीज होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जिनको हम बोलते हैं ओवा एग, या फिर उसके साथ प्रोड्यूस करेंगी हार्मोन जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। ये क्या होता है, सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर जो होते हैं उनको दिखाता है। एवब एवरीज, ओवरीज के जो ऊपर होता है, ओवरीज आर ट्यूब कॉल्ड ओविडक्ट, यानी कि ये जो चीज़ देख रहे हैं आप ये है ओविडक्ट, ये, ठीक है। और फ्लोपियन ट्यूब, या इसी को फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। टू ओविडक्ट यूनिट्स इन टू बैग लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड यूरेटरस, ठीक है। यानी कि ये दोनों जाएंगी और यहाँ पे यूरेटरस में पहुंच जाएंगी जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। यूटेरस हैज़ ओपनिंग जिसको बोलते हैं हम वेजाइना, यानी कि यहाँ पर जो आएगी ये जो यूटेरस है यहाँ पे ये जो खुलेगी इसको बोलेंगे हम वेजाइना, ठीक। एक कर्विक्स होता है, ये होता है एंडोमेट्रियम, ठीक है, ये जो हिस्सा है ये एंडोमेट्रियम कहलाता है, ये हिस्सा वाला, ठीक है, फ्लेक्सिबल हिस्सा होता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को देखते हैं। तो इसमें तुमको सिर्फ एक ऑर्डर याद करना होता है, ओवरी, ओवरी से जैसे तुम थोड़े से आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा जो ये सा वाला हिस्सा है ये, इसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है। फ्लोपियन ट्यूब्स के बाद जो अगला आएगा उसके अंदर ये आता है यूटेरस, यूटेरस, और यूटेरस के बाद आती है वेजाइना, ठीक है। इस तरीके से क्या है, ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को तुमको याद रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ह्यूमन बीइंग में। तो इनमें फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब स्पर्म और ओवा आपस में जुड़ते हैं तो सेक्सुअल इंटरकोर्स जम्स फॉर्म्स मेल एंटर्स इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल, ठीक है। अब ये स्पर्म जो है ये रीच करते हैं ओविडक्ट में, वन स्पर्म्स फ्यूजिस विद एन एग टू फॉर्म जाइगोट, यानी कि यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा जाइगोट का। अब जाइगोट में क्या होंगे, बहुत सारे इम्प्लांटेड इनटू द यूटेरस, यानी कि ये पहले इम्प्लांटेड हो जाएगा यूटेरस के अंदर ही, क्या होगा एक जगह पे इम्प्लांटेड हो जाएगा, ठीक है, यूटेरस में इस वाले हिस्से में कहीं। तो जाइगोट देन स्टार्ट्स डिवाइडिंग और फॉर्म कर लेता है एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो जो है वो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड
थ्रू द प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, मदर के ब्लड के थ्रू उसे न्यूट्रिशन मिलता रहेगा जिससे वो डेवलपमेंट करता जाएगा। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड टेक 9 मंथ्स एंड देन चाइल्ड इज बोर्न, यानी कि 9 महीने तक प्लेसेंटा के थ्रू उसे न्यूट्रिशन मिलता रहेगा और फिर क्या करेगा, वो डेवलप हो जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे देखें, स्टेजेस समझे आप। सबसे पहले ओवरी के अंदर फिल्मेरिया है, ये जगह पकड़ी रहती है, यहाँ पे ओवा बनते हैं। ये क्या होते हैं, अनफर्टिलाइज एग होते हैं। फिर ये मूव करते हैं, तो यहाँ पे स्पर्म आ जाता है घूम के और इसको फर्टिलाइज कर देता है। तो सेकंड स्टेज आती है कि ये यहाँ से मूव करता हुआ जाएगा और इसमें क्या होगा, डिवीजन होकर 2 सेल्स बन गई। देन इसमें मोर डिवीजन होगा, 4 बन जाएंगे, फिर मोर डिवीजन होगा, 8 बन जाएंगे, फिर 8 की 16 बन जाएंगी और धीरे धीरे इसमें बहुत सारे डिवीजन हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट क्या करती है, एंडोमेट्रियम में जाकर इम्प्लांट हो जाएगी यूटेरस के अंदर। ठीक है, और इम्प्लांटेशन के बाद यहीं पे क्या होगा, इसका डेवलपमेंट होना शुरू होगा। जैसे ये स्पर्म दिखाया गया है, जब ये किसी ओवा में जाता है तो ठीक, तो इसके बाद क्या है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जैसे ही इन दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है, याद रखना है कि वन टाइम सिर्फ एक ही जो स्पर्म है एक अंडे को क्या कर सकता है, एक तरीके से फर्टिलाइज कर सकता है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पर इसमें डिवीज़न होना शुरू होते हैं। जैसे क्रॉनिक विलाई है, ये यॉर्क सेक है, इस वाला जो हिस्सा है ये यॉर्क सेक है। ठीक है, फिर एमनियोनिक फ्लूइड इन एमनियोनिक कैविटी, ये से वाली जो जगह होगी। फिर इसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे और यहाँ पे कैविटी ऑफ यूटेरस है, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, फिर फेटिस इन यूटेरो, तो यहाँ पे प्लेसेंटा से ये जुड़ा हुआ है जिससे मदर के ब्लड के थ्रू उसको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। और धीरे धीरे ये डेवलप होता जाता है और एक टाइम ऐसा होता है कि 9 महीने के बाद इसकी डिलीवरी हो जाती है और ये दुनिया में आ जाता है। अब बात कर लेते हैं मेंस्ट्रुएशन की। आजकल इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आने लगे। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ये फीमेल्स में पाया जाता है जिसमें जो ओवरी होती है वो प्रोड्यूस करती है 1 एग एवरी मंथ, इनके एक अंडे को हर महीने करती है। द यूटेरस प्रिपेयर्स टू रिसीव द फर्टिलाइज एग, यानी कि यूटेरस क्या करती है, प्रिपेयर करती है टू रिसीव द फर्टिलाइज एग। ठीक, इट्स बॉल बिकम थिक, यानी कि इसकी बॉल मोटी हो जाएंगी, स्पंजी हो जाएंगी और ब्लड वेसल क्या हो जाएगी, नरिशिंग हो जाती है, यानी कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन इकट्ठा होने लगता है। किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए। ठीक है, फर्टिलाइज एग डज नॉट टेक प्लेस देन द यूटेरस वॉल ब्रेक एंड कम्स आउट ऑफ द वेजाइना एज ब्लड, यानी कि अगर वहाँ पर फर्टिलाइज एग नहीं पहुँचा, ठीक, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि वो वेजाइना से आपको एक ब्रेक ब्लड और प्लाज्मा जैसा म्यूकस जैसा मटेरियल आता हुआ नजर आएगा। वो क्या है, वो जो एक तरीके से बॉडी ने अपने आप को तैयार किया था उसकी वजह से होने वाला है। दिस साइकिल टेक प्लेस वंस एवरी मंथ एंड इज कॉल्ड मेंसुरेशन, यानी कि मंथ में एक बार होने वाली प्रोसेस है और ये क्या होता है, एक बार होता है मंथ में, दैट्स वाई इसको बोलते हैं मेंसुरेशन। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से नॉर्मली क्वेश्चन आता ही आता है, यानी कि ये तो बेस्ट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक, तो इसमें क्या पढ़ना है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ के बारे में कौन कौन सी होती हैं। तो आर डिसीज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कांटेक्ट, यानी कि अगर कोई किसी से सेक्सुअल कांटेक्ट रखता है तो वहाँ पर कौन सी होगी। तो यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जैसे गिनोरिया और सिफिलिस, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, गिनोरिया और सिफिलिस। दूसरा, अगर वायरल की बात करें तो वायरल इन्फेक्शन होता है बार्ट्स और एच आई वी एड्स। ठीक है, ये क्या हो गया, वायरल्स हो गया, बार्ट्स वगैरह और एच आई वी एड्स। तो बार्ड्स के अंदर क्या होता है, दाने दाने बनने लगते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के प्रेगनेशन प्रिवेंशंस क्या है और कॉन्ट्रासेप्शंस क्या है। ठीक है, यहाँ पे प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड बाय 3 मेन मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स होते हैं, एक जैसे आर बेरियर मेथड्स भी बोलते हैं इनको, और केमिकल मेथड्स होते हैं और सर्जरिकल मेथड होते हैं। ठीक है, तो बेरियर मेथड्स में क्या होता है कि हम कोई ना कोई बैरियर यूज़ करेंगे, केमिकल्स के अंदर कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं, और सर्जरी के अंदर क्या होता है, सर्जरी करने के बाद उस बॉडी पार्ट को अलग कर देते हैं। ठीक, बैरियर में देख लेते हैं, जैसे कंसिस्ट यूजिंग कॉन्डम, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और कॉपर टी। ये क्या है, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो बैरियर मेथड या मोस्ट इफ़िशिएंट तरीके हैं जो केमिकल्स वगैरह से प्रोटेक्टेड रहते हैं। केमिकल मेथड में आता है टेकिंग ड्रग्स। कौन से ड्रग्स, ये या तो ओरल पिल्स हो सकती हैं या बेजाइनल पिल्स हो सकती हैं। बेजाइनल मतलब जो बेजाइना में लगाई जाती हो या इनको खा लिया जाए। ठीक, फिर आते हैं सर्जरिकल मेथड।
तो सर्जरिकल मेथड में क्या होते हैं, कंसिस्ट रिमूविंग और ट्राइंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ वास्ट डिफरेंस इन द मेल्स, यानी कि क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे या फिर उसको काट के बांध देंगे किसके अंदर, मेल के अंदर, इसे बोलते हैं वेसेक्टोमी। ठीक, फीमेल के अंदर फ्लोपियन ट्यूब के साथ भी सेम करते हैं, तो इसे बोलते हैं ट्यूबिक्टोमी। ट्यूबिक्टोमी और ये आता है वेसेक्टोमी। ठीक है, इस तरीके से 3 मेथड हो गए जो जनरली यूज़ किए जाते हैं। अब अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर ये होता है यूरिनरी ब्लैडर, एक बड़ा सा हिस्सा जिसके अंदर बहुत सारा यूरिन वगैरह इकट्ठा होता है बॉडी से फिल्टर। फिर उसकी साइड से जैसे सपोज करें ये टेस्टिस हो गए, टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं हमारे स्पर्म, जो कि स्पर्म। ठीक, अब स्पर्म्स यहाँ से निकलेगा और वास्ट डिफरेंसेस से होके प्रोटेस्ट ग्लैंड से होते हुए यहाँ आएगा, और फिर यहाँ से होते हुए ये यूरेथ्रा से होकर पहुँच जाएगा पेनिस के थ्रू बाहर। तो ये क्या है, यहाँ पर इस तरीके से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वर्क करता है। अब बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल के अंदर हमने अभी देखा था फ्लोपियन ट्यूब वगैरह, फिर यहाँ पे ब्लेडर्स वगैरह जो होते हैं उसके बारे में है। ये आ गया 3 एंटीपोडल सेल्स। ठीक, ये क्या है, ये आते हैं तुम्हारे 3 एंटीपोडल सेल्स की अगर हम बात करें, तो ये जो पार्ट्स हैं ये प्लांट्स के होते हैं। इसमें क्या होता है, समझने की चीज़ क्या है, 3 एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, इसमें ये आ रहेगी पोलन ट्यूब जो ऊपर से आ रही है, कहाँ से, स्टिग्मा से होती हुई पोलन ग्रेन आ रहा है पोलन ट्यूब के थ्रू। जनरेटिव न्यूक्लियस होता है ये सवाला, और इसे बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, जो ट्यूब्स को आगे बढ़ाता रहता है। और यहाँ पे होते हैं ये पोलर न्यूक्लियस जो यहाँ पे पाए जाएंगे, और ये रहेगा सबसे पहले एग। ठीक, और इन्हें बोलते हैं सिनर्जिड्स, जो 2 सेल्स रहती है यहाँ। ठीक, फिर क्या होगा, यहाँ से स्पर्म, ये जो है ये रहे स्पर्म न्यूक्लियाई, ये दोनों जाएंगे, और ये दोनों जाने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्पर्म्स न्यूक्लियस है इसमें सिनर्जिड्स ये आ गए, और ये रहा एग। तो सबसे पहले क्या होगा, ये पोलर न्यूक्लियाई जो है इसके अंदर एक जो होगा स्पर्म वो जाकर जुड़ जाएगा इससे पोलर न्यूक्लियस से, और एक क्या करेगा, एग के साथ मिलकर जाइगोट बना देगा। ठीक, तो यहाँ पे याद क्या रखना है कि ये होता है 3n टाइप और ये होता है 2n टाइप। ठीक है, तो ये हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। ओके, यही हमने अभी देखा, इसमें कौन कौन सी कंडीशन है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन जैसे ये वर्ड आया है अभी, तो डबल फर्टिलाइजेशन का जो मेन रीज़न होता है वो यही होता है। ठीक, कौन सा वाला, कि एक बार तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसके साथ और एक बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसके साथ, यानी कि 2 बार तुमको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, दैट्स वाई वी कॉल देम डबल फर्टिलाइजेशन। होगा क्या, पहले पोलन ग्रेन आया, ठीक है, तो पोलन ग्रेन आने के बाद सबसे पहले स्टिक कर जाएगा किस पे, स्टिग्मा पे। फिर इसके बाद यहाँ से एक ट्यूब निकलेगी जो स्टाइल से होते हुए नीचे को यूं करके चलेगी। ठीक, फिर वो पहुँचेगी ओवरी तक। ठीक है, और ओवरी तक पहुँचने के बाद ये यहाँ से होते हुए पहुँचेगी कहाँ, यहाँ। ठीक, तो यहाँ पे एक सेंट्रल सेल है जिसके अंदर 2 सेल्स थी तो 2n था, ये ओव्यूल है, और यहाँ पे ये जो नीचे पाया जाता है ये सिनर्जिक के साथ एग सेल होती है। अब ये ट्यूब यहाँ से आ रही है, तो 2 स्पर्म्स न्यूक्लियाई आएंगे और एक पोलन ट्यूब है और इसमें एक ट्यूब न्यूक्लियस होगा, तो ये इस तरीके से चलता है। ठीक है, फिर जब ये यहाँ पहुँचेगा इस तक, तो 1 स्पर्म फर्टिलाइजेज द सेंट्रल सेल और ये हो जाएगी 3n टाइप, यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम क्या है, 3 टाइप्स है। दूसरी 1 स्पर्म सेल फर्टिलाइज द एग सेल, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2, क्योंकि आप इसको ऐसे मानो कि जो तुम्हारा मेल स्पर्म है या मेल गमीट है, गमीट्स है, उसके अंदर सिर्फ क्या है, एन टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स है। ठीक है, और जो एग होता है उसमें भी क्या होते हैं, एन टाइप ऑफ क्रोमोसोम। तो जब जब दोनों एक दूसरे को फर्टिलाइज करते हैं यहाँ पे हो जाता है 2n। ठीक है, तो यानी कि ये 50% था और ये भी 50% था, दोनों ने आपस में मिलकर के बाद इसको 100% कर दिया। लेकिन अगर हम बात करें इसकी पोलर की, पोलर सेल्स जो होती है इसमें ऑलरेडी 2 सेल्स हैं, तो ये एन है और ये एन है, तो ये भी 50 हो गया और ये भी 50 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जो स्पर्म वाली सेल आएगी, यानी कि जिसको हम बोलना है अभी स्पर्म, तो वो जो आएगी वो सी वाली सेल भी क्या होगी, 50 होगी, यानी एन होगी, तो ये तीनों जब मिलेंगी तो ये 3n हो जाएगा, तो ये हो जाता है 150 टाइम्स। ठीक है, यानी कि 50% जाइगोट का मटेरियल ज़्यादा ही होता है यहाँ पर। अब क्या होगा, यहाँ पर इसको भी हम समझ लेते हैं कि जैसे सपोज करो कि किसी भी डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं। ठीक, और वो जीन आपस में जुड़ने के बाद डीएनए बना लेते हैं,
और यही डीएनए इकट्ठा होता है तो इसको हम प्रोटीन बोलते हैं। और ये प्रोटीन ही जो होता है वो डीएनए एंड प्रोटीन साथ मल्टीपल फोल्ड में रहते हैं जो आपस में इकट्ठे होकर बनाते हैं क्रोमोसोम्स। और यही क्रोमोसोम्स के एक जैसे पेयर को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी कि एक दूसरे के जैसे जो पेयर होंगे उनको बोल देंगे हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इस तरीके से हमने जो अभी तक पढ़ा है उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, अब इस टॉपिक के अंदर तुमको क्या क्या देखना है वो समझ लेते हैं। जैसे पॉलिनेशन एक अच्छा टॉपिक है, तो सबसे पहले इसको भी देखना। दूसरा है जो तुमको याद रखना है वो है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तीसरा है जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, वो है तुम्हारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, फोर्थ पार्ट है ह्यूमन हेल्थ। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तुमको, या फिर इसी को बोलते हैं सेक्स वजह। ठीक है, पांचवा पार्ट जो तुमको देखना है वो देखना है तुमको यहाँ पर लेट्स से कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये 5 टॉपिक है जहाँ से नॉर्मली अभी तक क्वेश्चन पूछे गए। जब हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम और दूसरी डिटेल्स के बारे में भी बात करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।